नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल बुक पर बवाल मच गया है। 1947 के विभाजन पर एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल जारी हुआ है, जिसमें विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया है। किताब में लिखा है कि जिन्ना ने पार्टीशन मांगा, कांग्रेस ने मान लिया और माउंटबेटन ने उसे लागू किया। स्पेशल मॉड्यूल में गांधी जी के बयान भी हैं, जिसमें उनका कहना है कि अगर कांग्रेस विभाजन को मंजूर करती है तो यह उनकी सलाह के खिलाफ होगा। कांग्रेस कह रही है कि बंटवारे के पीछे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थी। बीजेपी इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है, लेकिन सवाल है कि अगर भारत पाकिस्तान विभाजन में कांग्रेस का हाथ था और अगर यह ऐतिहासिक सच है तो क्या इसे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता होना चाहिए? आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर डिबेट करेंगे कि क्या इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी ने जो नया मॉड्यूल जारी किया है उसमें क्या लिखा हुआ है। हमारे साथ एक पैनल होगा, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए कि इस मुद्दे को लेकर कैसे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। चौदह अगस्त को वो काला दिन जिस दिन भारत का विभाजन हुआ और वो नापाक देश बना जो आज तक हिंदुस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। 14 अगस्त यानी विभाजन विभीषिका दिवस के दिन एनसीईआरटी ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर एक स्पेशल मॉड्यूल जारी किया, जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। खासकर कांग्रेस को इस मॉड्यूल से तीखी मिर्ची लगी है। भारत का बंटवारा हमारी आजादी की सबसे कड़वी यादों में से एक है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी। लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आजादी की खुशी के साथ ही इस दर्द ने हमारे इतिहास में गहरी छाप छोड़ी है और इसी पीड़ा को याद करते हुए आने वाली पीढ़ियों को इस दर्द को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक नया मॉड्यूल जारी किया, जिसमें 3 बड़े नामों को जिम्मेदार ठहराया गया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन। सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? कांग्रेस भले ही सच सामने आने से आग बबूला हो, लेकिन एनसीईआरटी मॉड्यूल में जिन 3 कैरेक्टर का जिक्र किया गया उसमें बताया गया कि जिन्ना ने अलग देश के लिए लगातार दबाव डाला और पाकिस्तान बनाने की मांग की, और लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में भारत पाकिस्तान विभाजन को औपचारिक रूप दिया और लागू कर दिया। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, फर्जी काम बहुत बढ़ गया है। बीजेपी, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी की एक विचारधारा है कुर्सी पर बने रहना। और आपको मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, बात को फिर दोहराता हूं, आप सब जानते हो। बीजेपी ने ये कहा जब उनकी पार्टी का गठन हुआ कि वो सोशलिस्ट रास्ते पे चलेंगे, सेकुलर रास्ते पे चले थे। क्या आज वो सेकुलर रास्ते पे चल रहे हैं? क्या भेदभाव नहीं है उनके अंदर, उनकी विचारधारा के अंदर? और सोशलिस्ट रास्ते पे चलने की बात कही, क्या सबसे ज्यादा उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? आज गरीब और खासकर पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके साथ जिस पैमाने पर भेदभाव हो रहा है, आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अखिलेश यादव भले ही कांग्रेस के साथ खड़े हों, लेकिन एनसीईआरटी मॉड्यूल में इस बात को भी साफ किया गया कि विभाजन जरूरी नहीं था। भारत और पाकिस्तान गलत विचारों और परिस्थितियों के कारण अलग हुए।
कांग्रेस ने देश में गृह युद्ध और संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए विभाजन को स्वीकार किया। हालात के आगे झुकते हुए बंटवारे की शर्त को मान लिया। नेहरू ने इसे बहुत खराब परिस्थिति के बावजूद गृह युद्ध की कीमत से बेहतर माना। तो सवाल ये था कि क्या देश के विभाजन के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अगर कांग्रेस कहती है कि देश की आजादी में उसका हाथ था, रहा है, तो कांग्रेस इस बात से कैसे इनकार कर सकती है कि देश के विभाजन में भी कांग्रेस का हाथ रहा है? क्या कांग्रेस की अनुमति और स्वीकृति के बिना देश का विभाजन हो गया? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। डॉक्टर धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय ICHR से हमारे साथ हैं, निर्देशक। अंजेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, MIM के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा जी, अगर देश की आजादी में कांग्रेस थी तो देश के विभाजन में कांग्रेस कैसे नहीं? और अगर ये सच है तो उस किताब को फाड़ कर फेंक दें, जला दें, या फिर आज वर्तमान की पीढ़ी को और कल आने वाली पीढ़ी को यह सच जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए इतिहास? विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो आप सभी को और आपको दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद एक फोटो दिखाता हूं जो देश की सबसे दुर्लभ तस्वीर आज भारतीय जनता पार्टी के पेट्रोल मंत्रालय ने छापी। आप देख रहे हैं इस फोटो में सावरकर जी सर पे बिठा रखे हैं, झंडे के बराबर में खड़े कर रखे हैं, और अपमान महात्मा गांधी का, चंद्रशेखर आजाद का और सुभाष चंद्र बोस जी का सरेआम हो रहा है। भाई ये तो पढ़ाएंगे ये पाठ, ये तो कुछ दिन में भी कह देंगे कि नथुराम गोडसे का मंदिर बनाकर वो भगवान तर महात्मा गांधी हत्यारे थे। ये पढ़ा क्या रहे, देश को ले जा कहां रहे हैं? सवाल तो ये ना भी आपकी, मैं अभी सुना था आपकी जो एक पत्रकार महोदय कह रही थी कि बंटवारा कांग्रेस ने करा। चलो आपकी बात मान ली, कांग्रेस ने बंटवारा करा, तो आज ये हिंदू राष्ट्र की जो दुहाई देते हैं, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाते, ये तो रोटी सेक रहे हैं ना, ये तो गुमराह कर रहे हैं देश को। जगदीश जी, आपकी बात मान ली, बंटवारा हमने करा, वक्त का हालात था, तगाजा था वहां। जी मान रहे हैं ना बंटवारा आपने किया? विद्यानाथ जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए। मान रहे हैं ना बंटवारा आपने किया? ये तो हालात थे, ये तो हालात थे। अगर नहीं करते तो मुसलमान हिंदू इतने मारे जा रहे थे पाकिस्तान में, उनको भी तो बचाना था। अरे ये तो भाई विचारधारा, तो पढ़ाया जा रहा है। विचारधारा ही नहीं है जो इनके हालात हैं। तो यही तो पढ़ाया जा रहा है। फिर क्यों पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इस किताब को जलाकर फाड़कर फेंक दो? ये लोग इतिहास को, जगदीश जी, यही तो पढ़ाया जा रहा है। यही तो स्पेशल मॉड्यूल है NCERT का। बदल रहे हैं, यही तो बच्चों के सामने, लोगों के सामने रखा गया है। सावरकर वीर कैसे थे, मैं कैसे मान लूं? और भाई मैं कैसे मान लूं क्या सावरकर वीर थे? ये फोटो महात्मा गांधी, आप सावरकर को वीर नहीं मानेंगे, आपकी मर्जी है, ये कांग्रेस की मर्जी है। आपको कोई जबरदस्ती ये नहीं कहेगा कि आप किसी को भी, आप लोग तो महात्मा गांधी को भी अब छोड़ चुके हैं। अब तो आप लोग महात्मा गांधी को छोड़ चुके हैं। और उस वक्त भी जब विभाजन हुआ था तो तब भी आपने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी थी। महात्मा गांधी तो कहा था कि आजादी के बाद इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। आप लोगों ने तो उसको भी नहीं माना। गलती है वो कांग्रेस में नहीं है। गलती है हमारी, गलती है हमारी। हम चोरों को पहचान नहीं पाए, वोट चोर कर सत्ता में बैठे हैं, देश को गुमराह कर रही, गलती है हमारी। महात्मा गांधी की बात क्यों नहीं मानी? चाहिए था महात्मा गांधी की बात क्यों नहीं मानी? आज पूरा महात्मा गांधी की बात नेहरू जी ने क्यों नहीं मानी? महात्मा गांधी ने क्या कहा था बताइए? महात्मा गांधी नहीं तैयार थे। क्या कहा था महात्मा गांधी विभाजन के लिए नहीं तैयार थे। ने हिंदू मुसलमान लड़वा दो, उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा आपसे ज्यादा लड़वा दो। आपसे कम चिंता थी महात्मा गांधी को हिंदू मुसलमान की। हालात हिंदू मारे जा रहे थे। आपसे कम चिंता थी महात्मा गांधी को हिंदू मुसलमान की। हिंदू को बचाना था। मैं पूछ रहा हूँ, आपसे कम चिंता थी क्या महात्मा गांधी को हिंदू मुसलमान की? हिंदुस्तान बनाना था। पाकिस्तान बनने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा था कि उनको खाने के लिए पैसा दो और तिरपाल दो, ताकि उनके सर पर छत रहे। बनाया है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, सच को अगर पढ़ा रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? नेहरू जी ने बनाया है। जगदीश जी, महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई से भाई ना लड़े, पर हिंदुस्तान भी चाहिए था हमें। हिंदुस्तान बनाया हमने, जिसकी आज ये दुहाई दे रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमने बनाया हिंदुस्तान। आपने हिंदू राष्ट्र बनाया, चर्चा होनी चाहिए। आपने हिंदू राष्ट्र बनाया। विद्या भाई, हालात थे। मैं कह रहा हूं हालात थे। किसने बनाया? मोदी जी बना गए, जगदीश जी, संघ वाले बना गए। जगदीश जी ने किसने बनाया? जगदीश जी, अगर हालात थे, कांग्रेस ने विभाजन को माना, तो कांग्रेस को आज दिक्कत क्यों हो रही है कि इसको क्यों पढ़ा रहे हो? आप लोग सच को दबाकर छुपाकर क्यों रखना चाहते हैं? संघ के लोग, आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। कैसे बताइए ना?
हिंदू मारे जा रहे थे। कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? भाई किताब में लिखा हुआ है, पाकिस्तान की बात करनी जरूरी थी। किताब में लिखा हुआ है, जिन्ना ने मांग की, नेहरू ने माना, के एरियो में हिंदू मारे जा रहे थे, उसको एग्जीक्यूट किया। मैं बता रहा हूं, हिंदू मारे जा रहे थे। हिंदुस्तान बनाना जरूरी था, जिसकी आज ये फायदा उठा रहे हैं। आपके हिसाब से विभाजन करके हिंदुस्तान बनाना जरूरी है? आपके हिसाब से विभाजन करके हिंदुस्तान बनाना जरूरी था? तो बताइए, आप हिंदुस्तान को बचा रहे थे या हिंदुस्तान को तोड़ रहे थे? कहां जाते हैं बताइए, देश को बताइए, देश को बताइए। मुसलमान भाई कहां जाते हैं? यही रहते ना। अमजेश जी बताइए देश को। जी, क्या कांग्रेस देश को बचा रही थी या देश को तोड़ रही थी पार्टीशन को एक्सेप्ट करके? और आज अगर सच पढ़ाने की कोशिश हो रही है, एनसीईआरटी की तरफ से जो बुक है स्पेशल मॉड्यूल, उसमें सारी जानकारी लिखी गई है, दी गई है, बताई गई है, ताकि अभी की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी लोग पढ़ें और जाने कि सच क्या है। तो ये अधिकार नहीं है क्या इस देश के नागरिकों को, या कांग्रेस को लग रहा है कि इस पर पर्दा ही रहना चाहिए? विद्यानाथ जी, ये जो तमाम लोग जो कहते हैं ना, उसको जला दो, इसको जला दो, मनुस्मृति जला दो, रामचरितमानस जला दो, अब कह रहे हैं कि किताब जला दो, ये इससे बेहतर ये है कि वो जाकर के सामने तथ्य पेश करे कि देखो ये सच नहीं है। कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने साइन नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद विभाजन हो गया। अरे साइन करने वाले कौन लोग थे उसमें? जिन्ना और कांग्रेस के नेता नेहरू और पटेल। पटेल जी ने कहा, और पटेल को इसके कारण अपमान भी झेलना पड़ा। लंबे समय तक पटेल विरोध करते रहे, और जब विभाजन को स्वीकार करना भी पड़ा तो उसके बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक किया। ये दोनों भूमिकाएं अलग अलग हैं, इसलिए बात जलाने की और विरोध करने की नहीं है, बात साक्षात रूप से ये एकेडमिक काम है। यहाँ पे जिन लोगों को आप बिठा लेते हैं, सिर्फ नारेबाजी से थोड़ा काम चलता है। ये बात बाकायदा नेशनल आर्काइव्स में, राष्ट्रीय संग्रहालय में, तीन मूर्ति भवन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं जिनमें इस पूरे विभाजन की सच्ची कहानी लिखी हुई है। अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आनी है जो अब तक पढ़ाई नहीं गई। जिन लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम लीग को वोट दिया, वो कौन लोग थे? वो सिर्फ 4% मुसलमान थे। मुसलमानों को वोट तक नहीं देने दिया गया। बात यह है असली, यहाँ पर पसमानदा मुसलमानों का वोट नहीं था उस समय। आज है वोट, उस समय नहीं था वोट। सिर्फ कुछ लोगों ने, जिन्ना और उसके कुछ। और आज विद्यानाथ जी बता दूं, आज 16 अगस्त है। 16 अगस्त भारत के इतिहास को और भारत के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ किसी को मालूम है? विभाजन की विभीषिका पश्चिम में जो हुई उसका तो शायद जिक्र होता है, क्योंकि वो सारे लोग लगभग आकर के दिल्ली और आसपास के पास बसाए गए, तो उनका एक इतिहास साक्षात दिखाई देता है। लेकिन 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे की मांग की, चुनौती दी जिन्ना ने, पूरा कलकत्ता, और उस समय के, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति पर, किसी हिंदूवादी नेता, किसी संघ के नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस समय के तमाम सोशलिस्ट समरगुहा जैसे लोगों की जो वर्णन है कि पूरा कलकत्ता जो है खून से रंगा पड़ा था। 20 लाख लोगों का कत्ल हुआ उस समय डायरेक्ट एक्शन डे में, और हम लोग भूल चुके हैं। जो देश, जो समाज अपने इतिहास की उन विभीषिकाओं को भूल जाता है, वो समाज दोबारा उस गड्ढे में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। ठीक है धनंजय, ये सारी घटनाएं याद रखने के लिए, मन मस्तिष्क में बसा लेने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका और 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे की स्मृति पीढ़ी पीढ़ी तक होनी चाहिए। मत्था टेकने गए थे जिन्ना की, जगदीश जी क्यों गया था? जगदीश जी एक सेकंड रुकिएगा। धनंजय गिरी जी, आप लोग जख्मों को कुरेद रहे हैं, एक छोटी सी बात और बता दो फिर मैं, कि बाबर की कब्र पे कौन मत्था टेकने गया था? कौन था बाबर? गुरु नानक देव जी ने पता है लिखा बाबर वाणी में क्या लिखा है? हमारे सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने क्या लिखा है? आप औरंगजेब को दयालु कहते हो, जिसने हमारे नवम गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम किया यहाँ पर, छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया है। ये बताइए ना कि औरंगजेब दयालु था, कृपालु था, दयालु था, कृपालु था? पाकिस्तान में दयालु था, कृपालु था? कौन गया था? औरंगजेब, अरे यार तुम बिरयानी की बात छोड़ो, तुम्हारे लिए होगी पसंद, बैठा दिया चाणक्यपुरी में बैठ करके बिरयानी खाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज, मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर ये समाज अपने नायकों को, जिन्होंने इस देश के लिए, इस अपनी धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, अगर उनको भूलने की
अरे भाई, भूलने की बीजेपी अगर से गलती बात करता कराओ, है आप तो किसी दोबारा जगह गुलाम बैठा होता के है। प्रचार वीर सुना सावरकर देते हो। एकमात्र, कोई कांग्रेस का नेता नहीं कालापन नहीं गया। कांग्रेस और वीर सावरकर जी, एकमात्र थे, जगदीश जी, एकमात्र थे। एक-एक और अभी करके। मैं बता दूं, ओके, जो वीर बीजेपी सावरकर से बात जिसके कराओ भाई, आधार पर विद्यानाथ झा जी, बीजेपी से बात कराओ। मैं 10 सेकंड आपसे प्रार्थना जिसके आधार मेरी, पर बीजेपी माफी, का भाई जवाब जिसके देंगे, आधार पर फोन रखा दिया माफी बीच कहा में। जाता है ना, माफी लेने वाला, मेरी एनर्जी अगर वेस्ट वो करा रहे हो आप लोग। बाकी सारी चिट्ठियां दिखा दूं ना, बाकी सारी चिट्ठियां दिखा दूं जिन जिन ने लिखी थी, नाभा के जेल, चरणों में कौन नाभा पड़ा जेल था? के लिए मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के के लिए, चरणों में कौन पड़ा बाकी था? सारे कांग्रेसियों की। और मैं इसलिए कांग्रेस की अरे बात नहीं जिन्ना कर के रहा हूँ, चरणों में कौन जाके पड़ा था? फॉर्मेट था देश उस समय, जानना चाहता है, इतिहास जिसमें, को और मिटाऊंगा। सावरकर ने लिखा अंदर कि कब इतिहास तक की मैं बात इस करो। वीडियो में रह करके जिन्ना क्या के मैं पैरों अपनी में कौन मातृभूमि पड़ा को जाकर? मैं स्वतंत्र करा पाऊंगा, बिना मेरा बुलाए बाहर बिरयानी निकलना खाने बहुत कौन जरूरी है। गया? विजयनाथ जी, ये थे सावरकर। किसका बोला है बिरयानी कौन जिनको खा कोल्हू गया? में जगदीश बैठ की भाई, जगह जोत दूसरा करके बोला है। तेल निकाला जाता रुक जाइए, था। थोड़ा ये इंतजार थे कर लीजिए, मैं विद्यानाथ आपके जी पास ही आ रहा हूं, इसके सावरकर, बाद मैं आपके जिनका पास आ रहा हूं, मजाक उड़ाया रुकिए। जाता है, और इनकी केस बातें चल रहा है नहीं कोर्ट में, सुनेंगे। बाकी लोग भी तैयार रहे। इनकी बातें नहीं ठीक, सुनेंगे। ओके ओके रुक जाइए। बीजेपी जगदीश से जी, बात कराओ। जगदीश जी, जब आप ये कहते हैं कि बिरयानी खाने के लिए कौन गया, जब आप ये कहते हैं कि जिन्ना के मजार पर कौन गया, तो आपको ये भी बताना चाहिए ना कि थाली में परोसकर कश्मीर किसने दे दिया पाकिस्तान को, और जब मौका था कश्मीर वापस लेने का तो आप लोगों की इच्छा शक्ति इतनी कमजोर क्यों पड़ गई थी? विद्यानाथ झा जी, मैं इसका आपका जवाब दर्द देंगे देश को समझता आप हूं, लोग? मेरे भाई हैं विद्यानाथ झा जी, मैं आपका दर्द समझता हूं, मेरे भाई हो आप। मेरा दर्द मत आपका समझिए, आप देश का समझता हूं दर्द भाई। समझिए। आप बिल्कुल ठीक, अब मेरी बात सिर्फ बीजेपी के 20 सेकंड में आप अपनी बात बोलिए, उसके बाद बीजेपी के पास जाना। देश तो आज रो रहा है, खून के आंसुओं से रो रहा है, खून के आंसुओं से रो रहा है विद्यानाथ झा भाई। देश के कौन लागे वही लोग। मुझे दुख है विद्यानाथ झा जी, इन लोगों ने 50 साल तिरंगे का अपमान करा। कौन है ये लोग? विद्यानाथ जी क्या चल रहा है आप भाई? इनसे पूछोगे विद्यानाथ जी कौन क्या है ये चल रहा लोग है? तिरंगे का अपमान करने वाले? विद्यानाथ जी चल चल क्या क्या चल रहा रहा है? बात चल रही है, बातचीत चल रही है। तिरंगे ये चल का क्या रहा 50 साल अपमान किसने करा? और उस आदमी की आज फोटो सबसे ऊपर लगा रहे हो। विद्यानाथ जी फिर what the मतलब hell से बड़ा आपका बता मतलब रहे हो। ये, जगदीश जी, चंद्रशेखर आजाद से बड़ा जगदीश बता जी, रहे हो। मेरे सवाल सुभाष चंद्र बोस से बड़ा का बता मेरे रहे हो। सवाल का जवाब सवाल है, खून इसका चलेगा। मतलब सवाल का जवाब नहीं है। धनंजय गिरी जी, आप लोग जख्मों को कुरेद रहे हैं, कांग्रेस को विलन साबित भाई, करने आप की तो कोशिश पूछ कर नहीं रहे रहे, हैं, मुझे पूछना या पड़ेगा सच्चा विद्यानाथ जी। इतिहास निकाल कर आपका देश के सवाल सामने पूछ रहे, रख रहे आप क्यों नहीं पूछ हैं, रहे ताकि उनके लोग पीछे? पढ़ सके, समझ सके कि हुआ क्या था। विद्यानाथ जी, एक तो पढ़े लिखे लोगों को बुलाया करिए, और बैकग्राउंड म्यूजिक की मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए। अरे मेरे पर डिग्री है। अपने समय में जगदीश जी भाई, बोल लें, मेरे जितना पास देर डिग्री उनको है। बोलना है बोल लें। मेरे पास मैं सिर्फ सत्तर उनका बच्चे कांग्रेस के कॉलेज की डिग्री उनके है। बिंदुवार उनके सवाल का जवाब मेरे दे देता पास नकली हूं। डिग्री जो नहीं उन्होंने है। बातें कही मैं उसका बिंदुवार मेरे जवाब पास देता हूं, असली डिग्री और है कृपया सत्तर चुप कॉलेज रहें। की। ये बात जगदीश जी, तभी हो सकती है क्योंकि जगदीश बहुत जी, सीरियस बात है, जगदीश जी, देश के इतिहास से जुड़ा थोड़ा हुआ रुक बात जाइए। है। डिग्री है जगदीश शर्मा जी, 70 थोड़ा रुकिए, आऊंगा आपके पास, फिर भाई, ये बोलिएगा। कैसे बात कर रहे हैं? अभी तक हमारी अरे जितनी बड़े लोग डिबेट हैं, हुई नकली है, डिग्री इनकी है। आज की आवाज डिबेट हमारे में पर उठा रहे सबसे हैं। ज्यादा आपको वक्त मिला है, सबसे ज्यादा आप बोले हैं। अब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए सर, दूसरों को भी बोलने दीजिए, थोड़ा सुनना भी सीखिए। धन्यवाद आपका। ठीक है, भाई, विपक्ष धनंजय गिरी जी बोलेगा बोलिए। सबसे ज्यादा। देखिए विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो एनसीईआरटी की इस पहल का स्वागत होना चाहिए। इतिहास के काले कारनामे किसके रहे हैं उसको सब जनता के सामने आने चाहिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात का बिंदुवार जवाब देता हूं, जिसमें बीच में वो ना बोले। उन्होंने कहा कि हम अगर भारत का बंटवारा नहीं करते तो क्या हिंदुओं को कटने देते, अर्थात उन्होंने स्वीकार किया था कि धर्म विशेष के लोग हिंदुओं को काट रहे थे, इसलिए देश को ये बांट रहे थे। ये उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारोक्ति की कि अगर हम नहीं बांटते तो क्या हिंदुओं को उनके, ये उन्होंने, कांग्रेस ने दूसरी बात स्वीकार कर ली। अभी तो आप देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं के कटने की भी बात स्वीकार कर ली। मैं उसका उनका पहले बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा उनका सवाल था कि सावरकर वीर थे, साबित करिए। ये हम नहीं साबित करेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया। उन्होंने सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी करके चिट्ठी लिखी है कि भारत के महान सपूत थे सावरकर। तीसरा उन्होंने कहा कि क्या कल नाथूराम गोडसे का मंदिर बन जाएगा? हाँ, नाथूराम गोडसे का मंदिर बना है, बाबूलाल कुशवाहा ने बनाया है, और वो कांग्रेस पार्टी का नेता है। ये तीन बातें उनको पहले जान लेनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि कुछ जाना करिए, कुछ समझा करिए, तब बोला करिए। मुक्त तो सोचिए और मुख्तसर बोलिए। भारत पाकिस्तान के विभाजन के तीन मुख्य किरदार हैं, तीन पड़ाव हैं, दो दल जिम्मेदार है। पहला सर सैयद अहमद, दूसरा अलीगढ़ आंदोलन, दूसरा इकबाल, और तीसरा जिन्ना। दो दल जिम्मेदार है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और बापू इसको लेकर के बहुत सीरियस थे। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के मोह में बिल्कुल नहीं सुनी। और मैं कांग्रेस प्रवक्ता का फिर से धन्यवाद देता हूं कि अभी तो एनसीईआरटी ने देश के विभाजन की बात की है, उन्होंने हिंदुओं के कत्लेआम की बात भी स्वीकार कर ली कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है।
अलावा इकबाल ने 1930 के भाषण में पहली बार उत्तर पश्चिम भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव दिया था, इस्लाम एक अलग सामाजिक राजनीतिक राष्ट्रीय परिभाषा दिया था। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में औपचारिक रूप से इकबाल ने इस विचार को अपनाया, उत्तर पश्चिम और पूर्व में स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों की मांग की, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत और जनसांख्यिकी की अल्पसंख्यक की स्थिति 25% के थ्योरी का उपयोग करके मुसलमानों के पाकिस्तान के औचित्य को स्वीकार किया था। मेरे सवाल इसके बाद जिन्ना के 1946 में डॉक्टर धनंजय गिरी, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। जख्मों को कुरेद रहे हैं, सच को निकाल रहे हैं, या कांग्रेस को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ सच को सच के आईने में दिखा रहे हैं। जो जिस सच पर पर्दा डाल दिया गया था वो पर्दा हटा रहे हैं और सच को बेपर्दा कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। इसमें बाबा साहब लिखते हैं पेज नंबर 359 में 359 कि यह 1920 से मुस्लिम लीग की थ्योरी चल रही थी और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात चल रही थी। उन्होंने 1930 में जो थ्योरी दी और उसको बाबा साहब लिखते हैं कि ये चल रहा था और कांग्रेस के काले कारनामे हैं कि कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। ये जिन तमाम चीजों पर पर्दा डाला गया था वही बेपर्दा किया जा रहा है, उसे धूल हटाई जा रही है, सच को देश के सामने लाया जा रहा है। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, विद्यानाथ जी जवाब हम एक सेकंड रुक जाइए, जगदीश जी आ रहा हूं। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, जवाब दूंगा। क्या बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी? ये तो पूरी दुनिया जानती है और पूरा देश जानता है कि जिन्ना एक अलग नेशन चाहते थे। जिन्ना की यह मंशा थी कि एक अलग देश मिल जाए ताकि गांधी की तरह जिन्ना भी उस देश के लिए महान हो जाए। लेकिन क्या हिंदू महासभा की भूमिका उसमें, कांग्रेस की भूमिका उसमें, नेहरू जी की भूमिका उसमें, पाटिल जी की भूमिका उसमें उतनी ही थी जितना किताब में पढ़ाया जा रहा है स्पेशल मॉड्यूल में? विद्यानाथ जी देखिए, मैं बहुत तथ्यात्मक एकदम प्राइमरी सोर्सेज से अपनी बात कहूंगा, बड़े ध्यान से उसको मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से दर्शकों तक आपके ये बात पहुंचे। माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आता है। 29 मार्च 1947 से 6 मई 1947 के बीच उसकी 133 मीटिंग्स हुई हैं भारतीय नेताओं के साथ और बाकी लोगों के साथ केवल, और उसको बड़े अच्छे से रिकॉर्ड किया है। हडसन ने एक किताब लिखी द ग्रेट डिवाइड, तो उसकी सारी मीटिंग्स को क्या क्या उसकी बातचीत होती है उसको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है। केवल उससे गुजरेंगे ना तो विभाजन के सारे गुनाहगारों से पर्दा अपने आप उठ जाएगा जिसको ढका गया था। दूसरे जो पार्टीशन हॉरर्स है, विभाजन की जो त्रासदी भारत ने झेली, वो क्यों नहीं हमारे नई पीढ़ी को, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए। इतिहास का काम ही यही है, इतिहास के सबसे बड़ा दायित्व ही यही है कि जिस तरह की गलतियां हम कर चुके हैं फिर वैसी गलतियां न करें। ये इतिहास हमको सीख देता है, एक बात। दूसरी बात उसमें बहुत स्पष्ट है विद्यानाथ जी कि बहुत बड़ी त्रासदी से देश गुजरा, शायद दुनिया के लिखित इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। और आप देखेंगे तो जो 3 सबसे बड़े चेहरे आपको दिखाई देते हैं, 1930 में अल्लामा इकबाल ने सबसे पहली बार, उसके पहले भी एक आध दो चिटपुट आए थे ऐसे विचार, लेकिन जहां से ये पूरा पाकिस्तान का खाका खिंचना शुरू हुआ, अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार कहते हैं कि हमें एक अलग मुसलमान भारत चाहिए, मुस्लिम भारत चाहिए भारत के अंदर। 33 में फिर रहमत अली का पर्चा आता है 4 पेज का, जिसमें वो स्पष्ट पाकिस्तान नाम के साथ पहली बार मांग करता है और वहां से चीजें बढ़ती हैं। लेकिन 1940 तक उसको कोई बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा था, न रहमत अली की उस बात को, न अल्लामा इकबाल की बात को। लेकिन 40 में जब लाहौर प्रस्ताव आता है पाकिस्तान के नाम का, जिन्ना लेके आते हैं, और उसके बाद जिस तरह की फिजा बदलती है और जो 7 साल का इतिहास है आप देखेंगे, और जिस तरीके से फिर माउंटबेटन ने इसको, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं का, अरे भाई कांग्रेस का 14 जून का अधिवेशन है, AICC की मीटिंग है, 400 में से केवल 200 लोग पहुंचे, 200 लोगों में से केवल 158 लोगों ने उसमें वोटिंग की। 158 में वो 129 वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़े थे विद्यानाथ जी, केवल 29 वोट, 158 वोट्स में से केवल 29 वोट पाकिस्तान के विपक्ष में पड़े। जिम्मेदार कौन है स्पष्ट हो जाएगा, 173 बैठकों से गुजरिए स्पष्ट हो जाएगा। और ये कोई, मैं फिर कह रहा हूं, ये छोटी मोटी त्रासदी नहीं थी विद्यानाथ जी, दुनिया के लिखित इतिहास में इस तरह की कोई त्रासदी नहीं है जिसमें देश को झोंक दिया गया था, किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। एक बात और मैं आपको बताऊं, बस 10 सेकंड और दे दीजिएगा। 1960 में पंडित नेहरू जी का लियोनार्ड मोस्ले नाम के एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू पढ़िए, उसमें वो पूछता है कि ऐसी क्या जल्दी थी, क्यों आपने पार्टीशन होने दिया, आपने इतना भी समय आप लोगों ने क्यों नहीं दिया कि कोई एक इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसमें कम से कम उसके टूल्स तो स्टेरिलाइज कर लिए जाए, सही तैयारी तो कर ली जाए, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों तरफ के लोगों का स्थानांतरण हो सके, ये तैयारी तो कर ली जाए, आपने क्यों नहीं इतना धैर्य रखा। उन्होंने कहा कि हम थक चुके थे
हमें छिटपुट खबरें आ रही थी सांप्रदायिक दंगों की, और हमें लगा कि ये हमारे लिए बेहतर रास्ता है। हम फिर जेल जाने को तैयार नहीं थे। तो राष्ट्रीय नेता उस समय जेल जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए इस दशा में भारत को झोंक दिया गया, जिसमें 12 से 15 लाख लोगों की हत्या हुई। 12 से 15 लाख लोगों की हत्या हुई और जवाब ले लो, जल्दी से जवाब। देखिए विद्यानाथ झा जी पत्रकार महोदय बैठे हैं, पता नहीं कहां से हैं, एक इतिहासकार बैठा दिए हैं, बीजेपी के तो हैं, वो तो प्रवक्ता भाई धनंजय जानता हूं, आप भी पत्रकार है जानता हूं। इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास की, इनके पता नहीं बाप दादा ने जब इतिहास देखा नहीं देखा, पर आज इतिहास की कर रहे हैं, 20-25 साल पुराने लोग हैं। इतिहास तो ये पढ़ाओ आज के बच्चों को कि चुनाव आयोग से मिलकर वोट कैसे चोरी करी जाती है, शर्मा जिसका फुल फॉर्म जानते हैं, कैसे लूटी जाती है, लोकतंत्र संविधान का कैसे अपमान करा जाता। देखिए भाषा मुझे भी खराब करनी आती है, एक सेकंड पढ़ाना चाहिए दोनों कैसे देश को लूट रहे हैं, जिसकी पोल राहुल गांधी ने खोली, यह भी इतिहास बन रहा है। आईसीएचआर का फुल फॉर्म कैसे चोरी करते हैं मिलकर। एक सेकंड ओम जी, एक सेकंड रुक जाइए, इस पर भी चर्चा करो। एक सेकंड रुकिए आप, लेकिन जगदीश शर्मा जी, जाते हैं। अरे भाई नेहरू जी ने देश बना कर दिया, आप लोगों ने लूट लिया, आज आप अपनी झूठ बोलकर सत्ता में आ गए। छोटे से बड़ा हर आदमी झूठ बोल रहा है। अरे कितनी झूठ बर्दाश्त करेंगे हम, हर आदमी झूठ बोलने बैठा है। इतिहास पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हो, हमें इतिहास पढ़ा रहे हैं। आईसीएचआर का फुल फॉर्म बताइए। बनाया था भारत नेहरू जी ने। जगदीश जी समझ आप ले रहे हो, जगदीश जी आईसीएचआर का फुल फॉर्म बताइए। ये आप बताइए, मुझे नहीं पता, मुझे पता है। आईसीएचआर का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जिनको आप सुन रहे थे वो कौन है। सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, जगदीश, सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, जगदीश, हर इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जगदीश भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, जगदीश शर्मा चोरी कर बैठे लोग। जगदीश शर्मा जी आईसीएचआर का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय कौन है जी? आईसीएचआर का फुल फॉर्म पता है? अरे भाई मैं नहीं बताऊंगा ना, मुझे पता, मुझे ये पता कि नेहरू ने देश बनाया था, मुझे ये पता है। इनका हर आदमी झूठ बोलता है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं पता, गारंटी की बस बात नहीं करा। अगर कुछ कोई बताने की, समझाने की, पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो आप लोगों के पास एक लाइन है जगदीश शर्मा जी, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब आप मान रहे हैं कि विभाजन आप लोगों ने किया, जब सुन तो लीजिए, नेहरू जी के रेफरेंस से 10 किताबें मैं आपको कम से कम ऐसे बता सकता हूं जिसमें विभाजन को वो स्वीकार करते हैं। और सुन लीजिए जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, नेहरू जी ने ये करा, जब ये कहते हैं वो वक्त का तकाज़ा था कि विभाजन हो, क्या करा ये भी बताओ। आप लोग जो सच बोल रहे हैं वही तो पढ़ाया जा रहा है, क्या करा ये भी बताओ। क्यों दिक्कत हो रही है, फिर क्यों आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को विलन बनाया जा रहा है? जब आप लोगों ने इतिहास में लिखो, अपनी किताबों में आप लोगों ने इतिहास में किया तो देश वो पढ़ेगा, देश वो जानेगा। जगदीश जी, देश शर्मसार है, चिल्लाइए मत। जो नथुराम गोडसे के मंदिर तुम्हारे लोग बनाते हैं और बाबू कुशवाहा को हमारा आदमी बताते हैं। एक नंबर कांग्रेस पार्टी का नेता है भाई, गजब हाल है। कांग्रेस पार्टी का नेता है, सारे मिलकर झूठ बोल रहे हो। कमलनाथ लाए और मैडम सारे झूठ बोल रहे हो। जगदीश प्रकाश, श्रीमती सोनिया गांधी ने उसे पार्टी में स्वीकार किया है। भगवान, हद हो गई। सतीश प्रकाश, पार्टी में कौन नहीं है, हद हो गई। वोट चोरी कर ली, लोकतंत्र चोरी कर लिया। कमलनाथ ने उसको पार्टी ज्वाइन कराई भाई, मैं डेट वाइज बता सकता हूँ। बाबूलाल कुशवाहा को कब ज्वाइन कराया, कब इंदिरा गांधी, कब सोनिया गांधी ने उसको झूठ बोल पैसे ले भगवान। कर्नाटक में किसने वोट चोरी भाई? अखबार भी कम से कम पढ़ा करो। मैं जानता हूँ अनपढ़ टाइप के आदमी हो, अखबार तो पढ़ लिया करो। तो मैंने देखा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। दोनों लोग अब दोनों लोगों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, आप सहमत हैं ओम जी उपाध्याय के रेफरेंसेस जितने उन्होंने दिए हैं उनकी बातों से? और सच क्या यह नहीं है कि इस देश का बंटवारा हुआ और उसमें कांग्रेस की भूमिका थी? गांधी जी तैयार नहीं थे, पटेल जी भी तैयार नहीं थे, और विभाजन के पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और नेहरू जी थे। क्या यह सच है या नहीं है? देखिए, भारत का बंटवारा हुआ, यह सच्चाई है। शायद इस दुनिया के हम पहले एक ऐसे राष्ट्र थे, इससे पहले जितने भी राष्ट्र टूटे हैं वहां बड़ी बड़ी क्रांति हुई है, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन भारत के लोगों का दुर्भाग्य ये रहा कि 98 तथा कथित कुछ लोगों ने
अपने लालच, देखिए जिन्ना को भारत को तोड़ने से सिर्फ एक ही वजह से बचाया जा सकता था कि अगर जिन्ना को उस समय तमाम लोग प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेते तो कहीं ना कहीं भारत के विभाजन को रोका जा सकता था। लेकिन आप इसको देखिए, यही कांग्रेस आजादी से पहले हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है और उसी के आसपास एक हिंदू महासभा भी होती है। और जब जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की साहित्य में ये बात उपलब्ध है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और हिंदू महासभा, जो हिंदू महासभा कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, बाकायदा जो आज की बीजेपी है वो कल का जनसंघ है, और जनसंघ बनाने वाले कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1929 में बाकायदा बंगाल से कांग्रेस की तरफ से एक विधान परिषद के सदस्य भी बनते हैं और नेहरू द्वारा बहुत सारी सरकारों में बाकायदा मंत्री भी रहते हैं, पहली सरकार में उद्योग मंत्री भी रहते हैं। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊर्जा के स्रोत है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। तो मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए एक ही जिम्मेदार है, उस समय की काल परिस्थितियां ऐसी थी, तमाम हिंदू लोग इस बात को स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अगर जिन्ना को उस समय प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि भारत के टुकड़ा होने से बचाया जा सकता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जिस किताब की आप बात करते हैं, उस किताब में तमाम जगह ये उल्लेख है। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस से भी सवाल पूछे, उन्होंने बाकायदा हिंदू महासभा से भी ये सवाल पूछे कि इस भारत को टूटने से बचाया जा सकता है अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री के रूप में, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये बात आप ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाकामी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 1929 के जिस तरह के विधानसभा के चुनाव में जब कहीं ना कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ रहे थे, तो 1929 में वो हालात पैदा हुए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो मुद्दा था उसको बहुत हद तक कम किया। वहीं से कहीं ना कहीं जिन्ना की इस आवाज को एक कहीं ना कहीं एक माहौल मिला कि हम कहीं ना कहीं अलग पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन भारत के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि कुछ तथाकथित लोगों के लालच के विश्वास की वजह से भारत के टुकड़े हुए, इस टुकड़े को रोका जा सकता था। ये बातें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और देखो एक बात आप मान के चलिए कि ये भी एक सच है, देखो इतिहास को मिटाना नहीं चाहिए, इतिहास तो एक सीखने की चीज है। कल जो गलतियां उस समय की काल परिस्थितियों के हिसाब से कहीं ना कहीं, गांधी जी भी एक सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि गांधी जी दबाव डाल सकते थे, गांधी जी आगे आ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी की कुछ मजबूरियां रही। जिस तरह का बंगाल पूरा का पूरा राइट्स के ऊपर पूरा का पूरा जला, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक लालच का खेल है। उस समय के चाहे जनसंघ के लीडर हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे मुस्लिम लीग के लीडर हो, इन लोगों के बीच में राष्ट्रवाद जैसी कोई बात नहीं थी। ये सीधा सीधा पावर डिस्ट्रीब्यूशन था, पावर का लालच था, कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों को हथियाना था, देश की व्यवस्था के ऊपर अपने लोगों को, जैसे मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं पाकिस्तान लेकर के जवाब देना चाहते हैं आपको, लेकिन उससे पहले पवन राव जी, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है सर। सतीश जी आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, उसको ठीक करवाते हैं। उससे पहले पवन जी ये बताइए, टू नेशन थ्योरी जिन्ना की थी, कांग्रेस की सहमति थी, देश जान जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे सारे सबूत तो पड़े हुए ना लाइब्रेरीज में, उन्हीं सबूतों को इकट्ठा करके एक संग्रह के रूप में एक किताब के तौर पर पेश किया गया है, लोगों के सामने रखा गया है, तो दिक्कत क्यों होनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब। जैसे जैसे सत्ता बदलती है वैसे वैसे इतिहास भी बदलता है, और इतिहास बदल रहा है। और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इतिहास भी बदलेंगे। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस ही वो दल है, वो पार्टी है जिसने 1916 में लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग को एक पॉलिटिकल एंटिटी माना, एक पॉलिटिकल विंग माना, और सेपरेट विंग माना कि ये मुस्लिमों की जो है एक पॉलिटिकल एंटिटी है। दूसरी बात, उसी अधिवेशन में 1916 के जो पैक्ट हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने मानी, बात सुन लीजिए, बात सुनिए, एकदम तथ्य आएगा आपके बीच में। 1916 में ही कांग्रेस ने यह माना कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एक पार्टी है, और मुसलमानों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा था उसको उन्होंने समर्थन दिया। यहीं से वो नींव शुरू होती है इस देश में पॉलिटिकल सेपरेशन की। और 1930 में जो एक विचारधारा, जो 1922 और 23 में जो किताब लिखी गई सावरकर के द्वारा, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व या हिंदू हु इज हिंदू,
उसकी विचारधारा को मजबूत करते हुए द टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया। और हमारे बीच में उपाध्याय साहब एक बात को मिस कर गए कि 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, वो लाहौर रेजोल्यूशन इसलिए पास हुआ क्योंकि 1937 में अहमदाबाद की एक बैठक में जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए सावरकर, तो उन्होंने इस थ्योरी को है मजबूती दी। और 1939 में 3 जगह पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकारें बनी, तो इस बात को मजबूती मिली कि इस देश में टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट मजबूती से लाया जाना चाहिए। और यही बात थी कि जिन्ना ने 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन कह लीजिए या पाकिस्तान रेजोल्यूशन कह लीजिए, इससे मजबूती मिली। मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आप मोहनदास करमचंद गांधी जी को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? करमचंद गांधी जो हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार था इमोशनल ब्लैकमेलिंग। 1932 में वो जब हमको सेपरेट इलेक्टोरेट बाबा साहब ने दिलवाया, तो उसके खिलाफ वो जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए। नोवा खली का जो वहां पर दंगा हुआ, तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। चले जाओ बाहर, ऑटो मोड पे चलता रहेगा। आप बात सुन लीजिए ना, नोवा खली के राइट में वो भूख हड़ताल पे बैठ सकते थे। इस देश का जब विभाजन हो रहा था, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने भूख हड़ताल क्यों नहीं की? मैं उनको कटघरे में खड़ा करता हूं और इस बात को कहता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि इस देश में कांग्रेस, हिंदू महासभा और आरएसएस। मैं आपको एक वक्तव्य सुनाई दे रहा हूं सरदार पटेल का। 1948 में कलकत्ता में एक अधिवेशन में उन्होंने कहा, एक स्पीच उन्होंने दी पाकिस्तान के संबंध में। उन्होंने कहा, हम उनका कोई बुरा नहीं चाहते, क्यों हम बुरा चाहें? हमने राजी खुशी से तुमको दे दिया है, जाओ तुम पाकिस्तान बनाओ। क्या भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल की इस बात का खंडन करेगी कि सरदार पटेल इस पाकिस्तान के विभाजन के समर्थक थे? मोहनदास करमचंद गांधी इस देश के विभाजन के समर्थक थे। जितना जिम्मेदार इस देश की कांग्रेस है, उतना ही जिम्मेदार इस देश की हिंदू महासभा और आरएसएस है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता इस देश को। और ये जानना चाहिए कि इतिहास क्या है। इस देश के बंटवारे और टुकड़े किए गए और हम लोगों को अलग किया गया। जिस संविधान की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, इस देश के टुकड़े तो कर दिए गए। हमारे वो समाज के लोग जिनके लिए बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे, उनको क्या मिला? उनको मुसलमानों ने भी जो है वहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किया। और यहां पर इस देश में आज भी वही प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। इस विभाजन की विभीषिका ये है। हाँ, देश एक बार टूट गया, विभाजित हो गया, अलग हो गया। जानबूझकर जो फूट डालना चाहते तो फूट डालकर चले गए, लेकिन मानसिकता छोड़ गए। माफी के साथ कह रहा हूं, लेकिन पवन जी आप लोग आज भी उसी मानसिकता में हैं। सच्चा इतिहास आपको बता रहा हूं, सच्चा इतिहास इस देश का सच्चा इतिहास है। कोई बात नहीं सर, सच्चा इतिहास है। मैं पवन राव जी को बता दूं कि वहां से सरदार पटेल के स्टेटमेंट को क्रॉस करेंगे। मैं बता रहा हूँ सरदार पटेल जी का बताता हूँ विजयनाथ जी, वहां से जो दलित लोग थे, जो उस जाति के थे, वहां से पाकिस्तान से उन लोगों को आने नहीं दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने पत्र लिखा कि हमें आने दीजिए। यहाँ पे कहते हैं मुसलमानों ने क्या कहा, पाकिस्तान के मुसलमानों ने क्या कहा कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो हमारी सफाई कौन करेगा। ये हालत थी जिस पाकिस्तान का जिस उनका पक्ष लिया जाता है ना, पहली बात। दूसरी बात, जोगेंद्रनाथ मंडल का तो एक बहुत फेमस उदाहरण है ही कि किस तरीके से वो वहां चले गए थे और फिर वापस उनको आना पड़ा, किस हालत में आए वो यहाँ पर जोगेंद्रनाथ मंडल। मैं एक बात विद्यानाथ जी बड़ी साफ सी कहता हूँ, जिस सरदार पटेल की बात कर रहे हैं 1948 में, 1947 में विभाजन हो चुका है। उसके बाद का भी आपने पाकिस्तान ले लिया, अपना देश ले लिया, अब तो कम से कम हमें जीने दो। इसको कह रहे हैं वो समर्थक थे। इस वक्तव्य को, एक भाषण के वक्तव्य को वो समर्थक कहते हैं। इस बात को बड़ी साफ सी बात है, वो सरदार पटेल जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके, और खास तौर से उन रजाकरों को जिनकी पार्टी है AIM, वहां निजाम को, हैदराबाद के निजाम को कहा कि आप भारत में मिल रहे हो, नहीं मिल रहे। वो हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि जिस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना, एक मध्य पाकिस्तान भी बन जाए। हैदराबाद को पाकिस्तान में ले जाने की बात कर रहे थे वो। तब सरदार पटेल ने, ये सरदार पटेल के विरोधी इसीलिए हैं ये लोग, क्योंकि सरदार पटेल ने कहा कि मिल रहे हो
नहीं तो मैं भेज रहा हूँ यहाँ से हिपोक्रेसी फौजें देखिए, ये कांग्रेस की बुराई करते हैं लेकिन सरदार पटेल को अपने सर माथे पर रखते हैं। तो ये जो सर माथे पर रखते हैं, ये कांग्रेस की तो बुराई करते हैं, सरदार पटेल को सर माथे पर रखते हैं। ये कौन सी, लेकिन अगर कांग्रेस के कोई किसी नेता ने भारत को जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया है तो हमारे लिए वो आदर्श है। एक रियासत ली थी नेहरू जी ने कश्मीर की, जिसको हम आज तक भुगत रहे, ये सच है ना, भुगत रहे, हम आज तक भुगत रहे पीओके। एक छोटी सी बात विद्यानाथ जी और कहता हूं, जो लोग कांग्रेस के लिए बात करते हैं, अभी एक साहू जो है बीएसएफ का जो था, वो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था, उसके लिए वो गमछा अमछा डाल करके भी लोग अपना जो योगेंद्र यादव टाइप लोग, भाई लेके क्यों नहीं आए। आपको याद है विद्यानाथ जी, सरबजीत नाम का एक आदमी था, उसकी बहन मनमोहन सिंह जी के समय में पिलर टू पोस्ट एक एक नेता के घर जाकर के हाथ जोड़ती रही, रोती रही, वो सरबजीत वापस नहीं ला पाए, एक सरबजीत वापस नहीं ला पाए ये लोग। और साहू जो पाकिस्तान में रह गया था, जिसके लिए इन्होंने 24 घंटे से कम देर में साहू पकड़ा गया, उसको कब छुड़ा के लाएंगे, अभिनंदन पकड़ा गया, कब छुड़ा के लाएंगे, आए ना दोनों। 54 हमारे थे 1971 में, 93,000 को छोड़ दिया, 93,000 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया, लेकिन 54 में से एक अपना नहीं लिया कि भारत के जो वहां पर जो कैदी हैं उनको वापस लिया जाए। क्या इस बात को हमें पढ़ाया नहीं जाना चाहिए? क्या इस बात को जानना नहीं चाहिए? नई पीढ़ी। शाह साहब, मैं योगेंद्र नाथ मंडल साहब का नाम लिया, मैं जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, सुनिए योगेंद्र नाथ मंडल साहब की बात नहीं करनी है, मुझे एक सवाल पूछना है। अभी आपने, नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा टीवी चैनल पे ये कहा कि हम पाकिस्तान के उन दलित भाइयों को लेकर के आएंगे। पहले लोग जो दिल्ली में आकर के पहला जत्था बचा, अभी भी उनको बाकायदा बसाया नहीं गया। वो कुछ लोगों का जो परिवार आए हैं, वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर अभी भी धक्के खा रहे हैं। और देखिए, इस पार्टी का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसलिए भी विरोध किया था कि जो साधन विहीन लोग थे, पाकिस्तान में वही लोग रहे जो गरीब थे, जिनके पास साधन नहीं थे। बाकायदा जो अमीर लोग थे, चाहे वो किसी भी जाति के थे, किसी भी धर्म के थे, उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग कर करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान छोड़ा और भारत में आकर के वो बाकायदा बसे भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो गरीब जनता थी, जो अभागे लोग थे, इसलिए बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी जी से सवाल पूछा था कि अगर आप बंटवारा कर रहे हैं तो तमाम आबादी, हिंदुओं की आबादी जब तक वहां से तमाम निकल ना जाए तब तक आप इस बंटवारे को स्वीकार मत करो। लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी रही ना, धोखा हुआ। धोखा किसके साथ हुआ? इस देश के गरीबों के साथ हुआ, इस देश के आदिवासियों के साथ हुआ, इस देश के दलितों के साथ हुआ। और देखिए, ये आजादी नहीं थी, कल आजादी थी, लेकिन ये आजादी नहीं थी, ये सिर्फ पॉलिटिकल आजादी थी। इस देश का दलित आज भी सामाजिक रूप से गुलाम है, कहीं ना कहीं गुलामी पूरा जीवन जी रहा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि अब इस देश के दलितों को तीसरी आजादी की लड़ाई, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी, उसको लड़ना चाहिए। और बाकायदा जो इस आजाद भारत में एक बहुत बड़ी आबादी, जिस तरह का उपाध्याय जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, 20 सेकंड बस। ओम जी उपाध्याय जी, बिल्कुल सही है कि देश के बहुत बड़ी आबादी के साथ धोखा हुआ, ये सही है। 1.5 करोड़ लोग भेड़ बकरियों की तरह से सीमा से इस पार या उस पार खदेड़ दिए गए। 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। ट्रेनें चलती थी वहां से पाकिस्तान से, जिसमें जीते जागते 3,000 5,000 लोग बैठे रहते थे, और भारत की सीमा के अंदर पहुंचते पहुंचते उसमें कोई जिंदा नहीं बचता था, सभी काट डाले गए होते थे। ये नृशंसता, ये बर्बरता और ये क्रूरता भारत ने देखी। सतीश जी मेरे अच्छे मित्र हैं, बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ। प्रश्न तो यही है कि वो किसने किया। आज केवल उस बात से पर्दा हटाया जा रहा है, केवल जिसको ढक के, मुझे बोल लेना दीजिए सतीश भाई, मुझे बोलने दीजिए, जिस बात को ढक के छुपा के रखा गया था, अगर कांग्रेस जिम्मेदार है, हिंदू महासभा भी जिम्मेदार है, बाकायदाबाद का जनसंघ भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं तमाम हिंदू प्रमाण के साथ आइए ना, मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, के ऊपर कब्जा किया ना, आपने प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि 158 में से कांग्रेस की कार्य इस देश के दलितों को नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया है ना। ये माफी चाहता हूँ आप सभी मेहमानों से जिनके पास नहीं आ पा रहा हूँ या नहीं आ पाया हूं अभी। वक्त आज इतना ही, ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। अब देखते रहिए भारत।